औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज हमारा EMT1 का लेक्चर नंबर 6 है और हम एप्लीकेशंस ऑफ गाज़ेज़ लॉ जो हैं उनको स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारी एन आइसोलेटेड चार्ड conductor inside the cavity। एक कैविटी है, ठीक है, जिसके अंदर एक कंडक्टर है। इसको लिख लें आप इनसाइड की बजाय विद कैविटी। एक कंडक्टर है कि जिसके अंदर हम एक कैविटी ड्रिल करते हैं या स्कूप करते हैं, यानी कि उस कंडक्टर के अंदर हम कैविटी बनाते हैं, कुछ सुराख बनाते हैं। तो जो स्कूप्ड आउट कैविटी है वो एक्चुअली एक न्यूट्रल मटेरियल है जो कि कंडक्टर से बना है, और इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो चेंज नहीं होती और ना ही पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज होता है। तो अगर कोई जो है हमारे पास चार्ज इनक्लोज नहीं है कैविटी के अंदर और चार्ज सारा जो है वो सिर्फ आउटर सरफेस के ऊपर है, तो इसका मतलब है कि कैविटी जो है वो फील्ड फ्री रीजन है। कैविटी जो है वो एक फील्ड फ्री रीजन है। कैविटी के अंदर जो है वो कोई इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो अगर आप गाज़ियन लॉ लगाएं, यानी कि गाज़ियन सरफेस इस कैविटी के अंदर ड्रा करें, तो वो गाज़ियन सरफेस जो है वो कोई चार्ज इनक्लोज नहीं कर रही होगी। वो गाज़ियन सरफेस जो है वो चार्ज के बगैर होगी। जब चार्ज ही नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पास नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ये फिगर बनाता हूँ। ये हमारे पास एक स्पॉट है, ये इधर एक आइसोलेटेड कंडक्टर है हमारे पास, इधर हमने ये गाज़ियन सरफेस है और इसके अंदर ये कैविटी है, ठीक है। ये गाज़ियन सरफेस है और ये हमारे पास कैविटी, ठीक है। तो हमने एक कैविटी, वी हैव scooped a cavity inside the isolated conductor। हमने जो आइसोलेटेड कंडक्टर है उसके अंदर एक कैविटी जो है उसको स्कूप किया है, एक कैविटी जो है उसको ड्रिल किया है, ठीक है। एक कैविटी उस कंडक्टर के अंदर हमने बनाई है और ये कैविटी जो है इसका न्यूट्रल मटेरियल एक्चुअली, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को चेंज नहीं करती। दिस कैविटी हैज न्यूट्रल मटेरियल, ठीक है, इसका न्यूट्रल मटेरियल है, मटेरियल, एंड इट डज नॉट change the distribution of charge। यानी कि आपने जो चार्ज कंडक्टर को दिया हुआ है, आप जब उस चार्ज की मौजूदगी में कैविटी ड्रिल करेंगे कंडक्टर के अंदर, आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर, तो ये कैविटी जो है ये आइसोलेटेड कंडक्टर के चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं लेके आएगी। चार्ज के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ना ही जो पैटर्न इलेक्ट्रिक फील्ड का
the pattern of electric field will also not change। और जो पैटर्न है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो भी चेंज नहीं होगा। देखिए पैटर्न क्या है, आपको इस बात का पता है कि जब आइसोलेटेड कंडक्टर होता है तो वो सारा चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टर की सरफेस की तरफ आने की कोशिश करता है, ठीक है, ताकि जो एटमॉस्फेयर के अंदर नेगेटिव चार्ज है उसके साथ इंटरेक्ट कर सके। तो इनसाइड तो फिर हमारे पास कोई चार्ज नहीं, तो इनसाइड जो है वो खाली है और इनसाइड के अंदर ही आपने कैविटी को ड्रिल किया है, तो फिर वो इनसाइड जहाँ पर कैविटी आपने ड्रिल की है वहाँ पर तो फिर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन में भी चेंज नहीं आ रही और ना ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज आ रही है। तो अब यहाँ पर इस इन कैविटी वाल्स के अंदर यहाँ पर चार्ज कितना है, Q0 है, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, ठीक है। देयर इज नो इलेक्ट्रिक चार्ज Q inside the cavity walls। हमारे पास कैविटी वॉल्स में कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है। चार्ज जो है वो सिर्फ कहाँ है, इट इज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। चार्ज इज ओनली ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। चार्ज सिर्फ सरफेस ऑफ कंडक्टर पर, तो इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू गाउसेस लॉ E डॉट डी ए Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो Q 0 है, तो E डॉट डी ए 0 ओवर एप्सिलॉन नॉट और E डी ए cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कैविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि आपका जो इंटीरियर है, द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज चार्ज फ्री। कंडक्टर का जो इंटीरियर है वो चार्ज फ्री है। कंडक्टर के इंटीरियर के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसी जगह पर होती है ना जहाँ पे चार्ज होता है। तो जब चार्ज उसके अंदर है ही नहीं है तो वो चार्ज फ्री रीजन है आपके पास, लिहाजा वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। चाहे आप उसके अंदर जितनी मर्जी जो हैं ड्रिल्स वो कर लें, ठीक है, जितनी मर्जी कैविटीज जो हैं उसके अंदर आप बना लें। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब ये होगी, अभी हम ये सारी एप्लीकेशंस जो है गाउसेस लॉ की उनको स्टडी करें। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल बेसिकली वो चीज़ होती है जो अंदर से खाली होती है, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर कोई चीज़ नहीं होती उसको हम शेल का नाम देते हैं। यानी कि उसको हम कह सकते हैं कि दैट इज ए स्फेरिकल शेल, खाली है अंदर से, इसके अंदर कुछ नहीं है, खोखला है। तो कंसिडर करें आप, कंसिडर ए थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r। आप एक स्फेरिकल शेल जो है जो अंदर से खाली है, कैपिटल रेडियस r का, स्फेरिकल का मतलब है कि उसकी स्फेरिकल सिमेट्री होगी, स्फीयर की शेप का शेल होगा, ठीक है, और इसके पास है
it has constant surface चार्ज डेंसिटी, इसके पास एक कांस्टेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो इस किस्म का शेल आपको कैसे मिलेगा? इस किस्म का शेल आपको तब मिलेगा जब हम पॉजिटिव चार्ज को स्फेरिकल शेल की आउटर सरफेस के ऊपर स्प्रे करेंगे। ठीक है, द पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड at the outer surface of the spherical shell। स्फेरिकल शेल की जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्प्रे किया हुआ है। तो ये एक स्फेरिकल बैलून, एक गुब्बारा, सफियर का गुब्बारा बन जाएगा कि जिसका रेडियस आर है। तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री जो हमारे पास फील्ड है उसकी सिर्फ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, क्योंकि जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो फील्ड की डायरेक्शन है दैट विल बी अलोंग दी रेडियस। क्योंकि आप देखें कि अगर ये हमारे पास स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस आर है, तो इसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री, ठीक है, जो फील्ड की डायरेक्शन है, अकॉर्डिंग टू सिमेट्री द डायरेक्शन ऑफ फील्ड विल बी रेडियल। रेडियल होगी यानी कि अलोंग द रेडियस होगी ना। देखें ना, ये रेडियस है हर तरफ, ऐसे पूरा रेडियस, तो फील्ड भी इस रेडियस के अलोंग होगा। अब आप सपोज करें कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड और आउटसाइड द स्फेरिकल शेल जो है वो फाइंड करनी है। तो इसका मतलब है कि आपको इसके ऊपर गाजेस लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, और व्हेन यू अप्लाई द गाजेस लॉ आपको गाजियन सरफेस ड्रा करनी पड़ेगी, जो एक दफ़ा आप स्फेरिकल शेल के बाहर की तरफ ड्रा करेंगे और दूसरी दफ़ा आप स्फेरिकल शेल के इनसाइड ड्रा करेंगे। तो अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इनसाइड एंड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। तो पहले नंबर पर देखते हैं फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल के आउटसाइड फील्ड फाइंड करनी है, यानी कि आर ग्रेटर देन आर, आउटसाइड। ये मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस आर है, और इसके बाहर की तरफ ये गाजियन सरफेस मैंने ड्रा की है जिसका रेडियस स्मॉल आर है। स्फेरिकल शेल का रेडियस कैपिटल आर है और गाजियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर है। रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल दैट इज इक्वल टू आर, और रेडियस ऑफ Gaussian surface
इज इक्वल टू स्मॉल आर। अब आपने आउटसाइड इसके किया, तो यहां पर अगर मैं एक एरिया एलिमेंट ले लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी along द रेडियस एंड दिस इज द वेक्टर एरिया ए। अब ये पूरे स्फीयर के ऊपर इसी तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो बन जाएंगे। तो आर ग्रेटर देन आर का केस है, इस पर गाउसेस लॉ आप लगाएं, Q इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो E और A, ठीक है, इसको आप कह लें DA। E और DA एक ही डायरेक्शन में है, तो EDA cos थीटा Q इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो SEDA cos 0 डिग्री Q इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब Q इनक्लोज कितना होगा? Q इनक्लोज बार Q ही है, Q चार्ज स्प्रे हुआ है तो वो Q के बराबर ही है। E यूनिफॉर्म है, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। cos 0 डिग्री 1 होगा तो DA और Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। DA is the area of the sphere, ठीक है, ये पूरा इंटीग्रल, इस पूरे का स्फीयर SDA दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। और इसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। और अगर वेक्टर फॉर्म में ले जाएं तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं E 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर। अब आप देख लें ये कौन सी फील्ड है। दिस इज द फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो सिंपल आप पॉइंट चार्ज की वजह से कैलकुलेट करते हैं, यानी कि आउटसाइड द स्फेरिकल शेल चार्ज जो है वो एज ए पॉइंट चार्ज के तौर पर बिहेव कर रहा है, इसलिए हमारे पास ये फील्ड जो है ये आउटसाइड जो है वो पॉइंट चार्ज वाली निकली है। नाउ अब दूसरा केस कि आपने इनसाइड फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल, अब इनसाइड यानी कि R लेस देन R है, गाजियन सरफेस अंदर चली जाएगी, ये गाजियन सरफेस और ये हमारे पास रेडियस R। अब आपको पता है कि जो इंटीरियर है, जो इंटीरियर होता है हमारे पास इसका स्फेरिकल शेल का, वो अंदर से खाली होता है, उसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। तो जब कोई चार्ज नहीं होगा तो वहाँ पर फील्ड किस तरह हो सकती है, यानी कि Q इनक्लोज 0 है इसके अंदर। और अकॉर्डिंग टू गाउसेस लॉ Q इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो सिमिलरली EDA cos ऑफ थीटा 0 ओवर एप्सिलॉन नॉट EDA cos 0 डिग्री 0 और EDA इज इक्वल टू 0। सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल, तो दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। तो इनसाइड द स्फेरिकल शेल there is no charge, therefore electric field is 0।
और ये स्फेरिकल शेल जो है ये यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी जो है उसको होल्ड कर रहा है। सिर्फ इसकी सरफेस के ऊपर चार्ज है, इसके इनसाइड कोई चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब है कि स्फेरिकल शेल इनसाइड से एक चार्ज फ्री रीजन जो है उसको कंटेन कर रहा है। ठीक है, ये एक और एग्जांपल जो है एप्लीकेशन जो है गाजेस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने की। अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं इस चैप्टर का, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर एक चार्ज स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन शेल नहीं है, अब चार्ज स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये लास्ट एप्लीकेशन है आपके कोर्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका रेडियस आर है और उसके पास एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। कंसिडर ए स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन of radius r with volume charge density rho। स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो 3D के अंदर चले जाएगी। तो हमारे पास टोटल चार्ज जो है रो होता है Q ओवर V, तो Q हमारे पास आ जाएगा रो V। अब इस केस स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी हमने स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के इनसाइड और आउटसाइड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले नंबर पर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने आउटसाइड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, यानी कि आर ग्रेटर देन आर के बराबर है। अब मैं फिगर बनाता हूं, आउटसाइड तो आर बड़ा होगा, ये गाजियन सरफेस का ये एक स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके ऊपर अप्लाई करें गाजेस लॉ, तो EDA Q इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब Q इनक्लोज क्योंकि आउटसाइड फाइंड करनी है तो आउटसाइड तो चार्ज Q है, तो Q इनक्लोज तो Q के बराबर ही हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि बाहर जो है उसके सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी सरफेस के ऊपर, वो पॉजिटिव चार्ज Q है। तो टोटल चार्ज जो इनक्लोज कर रहा है ये गाजियन सरफेस, इस गाजियन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज इनक्लोज हो रहा है वो कितना है, वो Q आ रहा है। ठीक है, क्योंकि सारा चार्ज जो है ये इधर ये सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये गाजियन सरफेस इस सारे चार्ज को इनक्लोज जो है वो कर रही है। तो Q इनक्लोज जो है वो हमारे पास Q के बराबर आ जाएगा। अब आप देखेंगे गाजेस लॉ जो है हमारे पास EDA Q इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो EDA कॉज ऑफ थीटा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, Q इनक्लोज Q के बराबर है, और थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है बिटवीन
ई एंड डी ए, क्योंकि ई जो है वो रेडियल डायरेक्शन में है। तो ये हमारे पास ई चूंकि यूनिफॉर्म है पूरे सरफेस के ऊपर, तो डी ए और cos 0 डिग्री 1, तो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है कि जो डी ए है ये वो 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये तो वही वाली फील्ड निकल आई है जो कि पॉइंट चार्ज की वजह से होती है। ठीक है जी, दैट इज द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये वो फील्ड है कि जो पॉइंट चार्ज की वजह से होती है। और यही आपने देखा था कि आउटसाइड जब आपने स्फेरिकल शेल के निकाला था तो तब भी यही वाली फील्ड निकली थी, यानी कि जो सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि जो स्फेरिकल सरफेस है उस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो एज ए पॉइंट चार्ज के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। इसलिए हमारे पास जो फील्ड है वो पॉइंट चार्ज वाली निकलती है, चाहे आप स्फेरिकल शेल की बात कर लें और चाहे आप बात कर लें स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। नाउ अब जो अगला टास्क है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि उसमें हमने अब इनसाइड चला जाना है, यानी कि गाजियन सरफेस जो है वो इनसाइड द स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है इसकी सरफेस के ऊपर भी चार्ज होता है और इसके इनसाइड भी चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हमने फाइंड करना। तो आप देखें कि अब ये गाजियन सरफेस अंदर आ गई और ये बाहर चली गई रेडियस। लेकिन अब यहां पर मसला ये है कि इधर भी चार्ज है और इसके अंदर भी चार्ज है। अब चार्ज की रेशो हमें लेनी पड़ेगी। सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए क्यू इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनक्लोज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्यू इनक्लोज क्या होगा? क्यू इनक्लोज जो है ये 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू क्यू प्राइम ओवर क्यू के बराबर होगा। 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ गाजियन सरफेस। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ गाजियन सरफेस जो कि स्फेरिकल है। स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है। और 4/3 पाई आर क्यूब जो है ये वॉल्यूम है ऑफ स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्यू प्राइम जो है चार्ज, इट इज इनसाइड द स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और Q जो है इट इज
द चार्ज ओवर द स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एक चार्ज जो क्यू प्राइम है, क्यू प्राइम चार्ज जो है ये इस जगह पर है, ये इधर यहाँ पर, ये गाजियन सरफेस और इसके दरमियान, और क्यू जो है वो सिर्फ इसकी सरफेस के ऊपर है, क्योंकि इसके अंदर भी चार्ज मौजूद है। तो जो आपकी गाजियन सरफेस है उसके अंदर चार्ज आ रहा है, चार्ज मौजूद है, चार्ज खाली नहीं है। ठीक है, इसके साथ तो रो भी आ जाएगा ये। ठीक है, अच्छा अब ये एक्सप्रेशन जो है इसको ज़रा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये मैंने कैसे लिखा है। देखिए, मैंने शुरू में ये बात की थी कि Q रो V के बराबर होता है, तो V क्या है, 4/3 पाई R क्यूब। तो Q प्राइम की बात कर लो, तो Q प्राइम रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब। इसी तरह Q रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब, और इनकी रेशो, क्योंकि इन साइड भी है और आउट साइड भी है, तो हमें रेशो जो है वो लेनी पड़ेगी। तो आप लिख लेंगे कि 4/3 पाई R क्यूब रो डिवाइड बाई 4/3 पाई R क्यूब रो इज इक्वल टू Q प्राइम ओवर Q। तो ये कट गया, पीछे रह गया R क्यूब ओवर R क्यूब, Q प्राइम ओवर Q। और यहाँ से Q प्राइम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी R ओवर R का क्यूब इंटू Q। अब हमने रेशो क्यों ली है, क्योंकि Q चार्ज जो है वो पूरी स्फेरिकल सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और Q प्राइम चार्ज वो है कि जो इन साइड द गाजियन सरफेस इनक्लोज हो रहा है। तो इन साइड खाली तो नहीं है, लिहाजा फिर हमें रेशो जो है वो लेनी पड़ेगी। तो अब आप देखें कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है, इस पे आप लिखें S E डॉट डी ए Q प्राइम ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये इनक्लोज निकला। E डी ए कॉज ऑफ थीटा, Q प्राइम की वैल्यू निकल आई हुई है, R क्यूब ओवर R क्यूब Q। ये आपके पास वैल्यू है। अच्छा, जो डी ए आ रहा होता है हमारे पास इंटीग्रल के अंदर, वो हमेशा डी ए गाजियन सरफेस का होता है। ठीक है, तो ई डी ए मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि थीटा 0 डिग्री है, तो R क्यूब ओवर R क्यूब Q। तो ई इंटू डी ए क्या होगा, 4 पाई R स्क्वेयर R क्यूब ओवर R क्यूब Q। इससे कैंसिल हो गया, ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर एक एप्सिलॉन नॉट भी आना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ओवर Q। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पे, यानी कि E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR ओवर R क्यूब। दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये रिजल्ट उस वक्त होल्ड करता है जब डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है।
तो हमने यहाँ पर कौन से डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र किया? हमने यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का ही जिक्र किया। अभी तक आपने जितने केस पढ़े हैं उन तमाम केसेस के अंदर हमने यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एक जैसा चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आप सपोज करें कि हम सेंटर पर चले जाते हैं स्फीयर के, ऑन दी सेंटर ऑफ स्फीयर। अगर स्फीयर के सेंटर पे चले जाएं तो फिर तो आर जीरो हो जाएगा गाउसियन सरफेस का। तो जब आर जीरो हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी। देखें ना इसके अंदर अगर आप देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर ओवर आर क्यूब, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू ज़ीरो आर क्यूब दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। इसी तरह अगर आर आर के बराबर हो जाए यानी कि आप सरफेस के ऊपर आ जाए, गाउसियन सरफेस का रेडियस जो है वो स्फेरिकल सरफेस के रेडियस के बराबर हो जाए, तो ये इक्वेशन जो है E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर ओवर आर क्यूब, ठीक है, आर की जगह मैंने आर रख दिया तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो E जो है आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब ये कौन सी फील्ड है? आपको पता है कि ये फील्ड पॉइंट चार्ज की है। तो हमने अभी यही कैलकुलेट किया है कि जब आउटसाइड द सरफेस हम जाते हैं तो हमारे पास जो फील्ड निकलती है वो पॉइंट चार्ज की होती है, चाहे स्फेरिकल शेल हो चाहे स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो। दोनों के केस के अंदर व्हेन यू विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको आउटसाइड कैलकुलेट करेंगे तो वो फील्ड जो है वो पॉइंट चार्ज की तरह निकलेगी। तो इन रिजल्ट से हम देखते हैं कि जब आर ग्रेटर देन आर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है विद द रेडियस ऑफ गाउसियन सरफेस। आर ग्रेटर देन आर, जब आर ग्रेटर देन आर है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज with the radius of Gaussian surface। ठीक है, तो ये गाउसियन सरफेस के रेडियस से वेरी करता है जब आर ग्रेटर देन आर है। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये देखें ये ई यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो जितना गाउसियन सरफेस का रेडियस बढ़ाएंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी। और अगर आर लेस देन आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज with the radius of spherical distribution। तो वो वेरी करेगा विद द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन का रेडियस क्या है? दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो नौ हमने जो है ये चैप्टर, दो चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, पहला भी और ये दूसरा भी, जो ये चैप्टर था और सेकंड भी, इसकी आपको असाइनमेंट में मिलेगी। और जो मेरी बुक के पीछे शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल दिए हुए हैं वो आपने सारे करने हैं। और अगर किसी को समझ नहीं आती तो वो मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर डिस्कस कर सकता है। आई एम रेडी टू डिस्कस। ठीक है, तो इन चैप्टर्स के ये दो चैप्टर्स कर लिए हैं, इनके शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल जो है वो आपने मेरी बुक के जो पीछे दिए हुए हैं वहाँ से आपने इनको करना है। और सिमिलरली मैकेनिक्स के लिए भी आपने यही करना है। और ये लेक्चर जो हैं इनको नोट करना है और इन्हें ध्यान से जो है पढ़ना। अब
कल तो मैं मैकेनिक्स पढ़ाऊँगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको शुरू करेंगे।